सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। दिस इज़ लोकेश लालवानी एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग ने मोशन इन अ प्लेन पढ़ लिया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज का। और इसी के साथ हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हमने पहले पढ़ा था क्या। हमने एक चीज़ पढ़ी थी काइनेमेटिक्स, एक वर्ड पढ़ा था काइनेमेटिक्स पहले टॉपिक में। सबसे पहले काइनेमेटिक्स क्या होता है हमने बताया था। काइनेमेटिक्स क्या होती है, ब्रांच होती है साइंस की, जो फिजिक्स की, जो क्या करती है, मोशन को स्टडी करती है विदाउट नोइंग इट्स कॉज। बिना उसका कॉज जाने क्या करती है, मोशन की स्टडी करती है। ठीक है, मतलब हमें कॉज नहीं जानना था, हमें केवल वैल्यू निकालनी थी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की वैल्यूज निकालनी थी। कॉज नहीं जानना था कि मोशन किस वजह से हो रहा है। और हम सबको पता है किसी भी चीज़ का मोशन किस वजह से होता है, फोर्स के कारण। किसके कारण? फोर्स के कारण। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच थी जिसमें हम मोशन की स्टडी करते थे विदाउट नोइंग इट्स कॉज। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं विद नोइंग इट्स कॉज। ठीक है, उसका कॉज जानते हैं, मोशन का क्या करते हैं, कॉज जानते हैं इसमें, डायनेमिक्स में। ठीक, और मोशन का सबसे बड़ा कॉज क्या है, फोर्स। फोर्स के कारण ही क्या होता है, मोशन होता है किसी भी बॉडी का। कोई बॉडी आगे चलती है, रुकती है, तो उस अगर स्टेट अपनी चेंज करती है तो किसकी वजह से करती है, फोर्स के कारण करती है। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी। कह रहा है फोर्स की डिफिनेशन इसी से स्टार्ट होती है। डायनेमिक्स समझ गया क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन की स्टडी करते हैं बाय नोइंग इट्स कॉज। ठीक, फोर्स क्या है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक, क्या कह रहा है कि फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। फोर्स किस फॉर्म में होती है, पुश और पुल के फॉर्म में होती है, जो क्या करती है, किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज लाती है। मोशन, उसकी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट में क्या करती है, चेंज लाने का ट्राई करती है। ठीक है, वही लिखा है, मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप्स, ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंजेस, ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब रुकी हुई बॉडी को चलाने का काम करेगी, चलाने वाली बॉडी को रोकने का काम कर सकती है फोर्स, और उसका डायरेक्शन चेंज करने को कर सकती है कोशिश। ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन है फोर्स की, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब ये तो हो गया फोर्स। ठीक, अब हमें आगे क्या पढ़ना है, एक वर्ड आता है इनर्शिया। सुना होगा हम लोग ने। इनर्शिया क्या होता है, एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके स्टेट को चेंज करने से रोकती है, उसके स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज होने से रोकती है। कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब किसी बॉडी के अपने अंदर ही प्रॉपर्टी है, विद विच अ बॉडी रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड इज कॉल्ड द इनर्शिया। जिससे क्या होता है, बॉडी कोई भी तरह का अपने स्टेट में चेंज करने से क्या करती है, रेजिस्ट करती है, मतलब रोकती है। हैवियर द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हैवियर द बॉडी द इनर्शिया इज मोर। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा या वेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा। लाइटर द बॉडी लेसर द इनर्शिया। जितना कम इनर्शिया होगा, जितना कम वेट होगा या मास होगा उतना कम एनर्जिया होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर एक हल्की बॉडी है उसको अगर तुम्हें स्टेट चेंज कराना है तो तुम हल्का सा धक्का लगाओगे, इसकी ओर रेस्ट से मोशन में आ जाएगी, और हल्की सी बॉडी को रोकना है तो आराम से रुक भी जाएगी। लेकिन वहीं एक भारी बॉडी है, उसको अगर तुम्हें चलाना है तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, मतलब उसके पास इनर्शिया बहुत है, वो अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं करना चाहता। और वही हैवी बॉडी को अगर रोकना भी चाहोगे तो रोकने में भी ताकत लगानी पड़ेगी, हमें बहुत मेहनत करने भी, और रुकना भी नहीं चाहेगी जल्दी। तो वही लिखा है, हैवियर द बॉडी मोर द इनर्शिया, लाइटर द बॉडी लेस द इनर्शिया। वाह, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है स्टेट्स दैट a body has the inability to change its state of rest or uniform motion। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जो बॉडी है हैज़ द इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और
मोशन। ठीक है, बॉडी के पास क्या होती है, अपनी इनेबिलिटी होती है, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है अपनी कि मोशन और स्टेट को चेंज कर सके। ठीक है, हमें क्या, अगर उसको चेंज करना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। बॉडी के पास ऐसी इनेबिलिटी है, वो चेंज नहीं करना चाहेगी। ठीक है, दैट इज अ मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। ठीक, यही सब है, कांस्टेंट विद अ मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इनर्शिया का एग्जांपल है। ठीक, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के चलती जा रही है, अगर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती जाएगी, नहीं रुकेगी उसी वेलोसिटी। होता क्या है, ऐसा जनरल लाइफ में तो रुक जाती है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है, वो भी एक फोर्स है, वो रोकने का काम करती है। ठीक है, और कई सारी फोर्स रुक तो जाती है, लेकिन किसी ना किसी फोर्स के कारण ही रुकती है। अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे तो इनर्शिया के कारण अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है तो जाती ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी। ठीक है, यही है लॉ ऑफ इनर्शिया, बॉडी की इनेबिलिटी है स्टेट को चेंज करने की। ठीक, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। अब पढ़ते हैं, हम लोग ने फोर्स जान लिया, समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन सी मेनली जो यूज्ड फोर्स होती है हमारे। ठीक है, कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड करते हैं फोर्स। ठीक, पहला है वेट, वेट ऑफ अ बॉडी। वेट भी एक फोर्स है ना, मालूम है। ठीक, कोई इसमें ज़्यादा सुने, वेट फोर्स है। एक्चुअल में जो हम लोग देखते हैं वेट वगैरह, ये एक्चुअल में फोर्स है ना। हम लोग कहते हैं इतना वेट है हमारी बॉडी का, 60 kg वेट है, 70 kg वेट है। एक्चुअल में वो 70 kg वेट है। 70 kg वेट मतलब 70 kg की बॉडी फोर्स लगा रही है। वो एक्चुअल में 70 kgf है, kgf, वो नहीं kgf। ठीक है, kgf 1 और 2 नहीं, kgf। ठीक, kg फोर्स, एक्चुअल में 70 kg वो फोर्स लगा रही है हमारी बॉडी किसी भी मशीन पर, समझ रहे हो। वो हमारा क्या है, 70 kgf एक्चुअल में। मास हमारा 70 kg है, लेकिन जो मशीन होती है ना, वेट मशीन, वो हमारा फोर्स मेजर करती है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, उस बेसिक में वो मास देती है, बताती है। ठीक है, डेट मीन्स अगर वो 70 है, डेट मीन्स तुम 70 kg फोर्स लगा रहे हो, डेट मीन्स तुम फोर्स लगा रहे हो 70 इंटू, अगर के इसको फोर्स में चेंज करना होता है kgf को 9.8 न्यूटन से मल्टीप्लाई करा दे, 9.8 से मल्टीप्लाई करा दे, न्यूटन में आ जाता है। इतना तुम्हारा वेट एक्चुअल में तुम फोर्स लगा रहे हो, एक्चुअल में तुम फोर्स लगा रहे हो, वेट फोर्स, समझ रहे हो। ठीक, ये तो मास है 70। ठीक, क्लियर। तो वही कह रहा है, वेट एक कॉमनली क्या है, इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ये एक फोर्स है जो क्या है, कोई अर्थ क्या है, किसी भी बॉडी को पर लगाती है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, अर्थ क्या होती है, हमें मालूम है अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो किसी भी बॉडी में क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। वही एज अ वेट वर्क करता है, वेट फोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी अर्थ है, ये ठीक है, अब कह रहा है टूवर्ड्स इस सेंटर का मीन्स क्या है, मान लो ये सेंटर है अर्थ का, तो अगर ये बॉडी है, इस पर क्या होगा, वेट लग रहा, इसका क्या होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। ये कितना होगा वेट, mg, m इंटू जी। जी पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सर। फिर अच्छा मान लो ये तो अर्थ कैसी है, कर्वेचर में, तो मान लो यहाँ पे है बॉडी, ठीक है, तो अब जो वेट होगा, मतलब अब जो फोर्स लगेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो होता क्या है, हम लोग सोच रहे होंगे फोर्स तो नीचे की ओर लगती है वेट के, नहीं, हमेशा क्या होता है, फोर्स किधर लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है। तो इसमें जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसे लगेगी, mg, समझे, हाँ सर समझे। ठीक, तो mg फोर्स लगती है हमेशा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है कहाँ लगती है, टूवर्ड्स द सेंटर, कहीं पे भी वो पार्टिकल टूवर्ड्स द सेंटर लगती है। इट डज नॉट डिपेंड कि वो कहाँ पे रखी है। ठीक, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरह लगती है। तो वेट कह रहा है एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है अर्थ के कारण सेंटर पे, वो क्या होती है, हमारी वेट होती है। इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वेट ऑफ द बॉडी इज mg। mg होता है वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे बॉडी दी हुई है, ये किसी सरफेस पर है, तो सरफेस पे अब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके ऊपर क्या लग रहा है, वेट फोर्स लग रही है कितनी, mg।
तो इसका वेट कितना हो गया, नीचे की तरफ हो गया, डाउनवर्ड होगा हमेशा, कितना होगा mg। ठीक है, जैसे मान लो अगर बॉडी ऐसे इंक्लाइंड पे रखी है, ये है, ठीक है, तो इसका वेट का डायरेक्शन ऐसे नहीं होगा, समझे, हमेशा क्या होता है टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर, तो अर्थ का सेंटर तो यही रहेगा, क्या होगा mg, समझे। ठीक, इसमें समझाते हैं, अर्थ में समझाते हैं। जैसे मान लो यही है बॉडी हमारी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है, ये ठीक है, ऐसे रखी है बॉडी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इस पे बॉडी रखी है। तो अब जो अर्थ के का इस पे जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, टूवर्ड्स द सेंटर, तो देखो नीचे की ओर लगेगी हमेशा। समझ आए। ठीक, ये तो इधर हो गया, एक मिनट में इधर समझाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन यहाँ पे है, ठीक है, ये ब्लॉक हमारा रखा है इस पे, ठीक, तो अब जो फोर्स लगेगी कैसे लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, नीचे की ऐसे नहीं जाएगी, ठीक, क्योंकि इंक्लाइंड ऐसे है, ठीक, कैसे जाएगी, नीचे की तरफ, टूवर्ड द सेंटर हमेशा। तो इस वजह से हमेशा mg नीचे की तरफ जाता है, टूवर्ड द सेंटर, तो हमेशा याद रखना ऐसे बनेगा फिगर इंक्लाइंड प्लेन में mg का। हाँ, तो ये हो गई क्या, वेट फोर्स। उसके बाद आती है जो नॉर्मल एक फोर्स यूज होती है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं इसको, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन क्या होता है, जब किसी एक्शन पे रिएक्शन वाला, किसी एक्ट पे तुम रिएक्ट करो तो रिएक्शन होता है, ठीक, तो वही इसको नॉर्मल फोर्स भी कहता है। कहता है अगर कोई बॉडी दो कांटेक्ट में है तो उनके बीच में एक फोर्स अराइज होती है, सरफेस और बॉडी के बीच में क्या करता है, अगर किसी बॉडी पे कोई सरफेस पे कोई बॉडी रखी है तो सरफेस क्या करता है, उस बॉडी के वेट के अगेंस्ट क्या करता है, फोर्स लगाता है। भाई अगर किसी सरफेस पे बॉडी रखी है, पेन रख दिया मैंने इस पे, तो अब ये क्या है, मेरा हाथ इस पेन को रोका हुआ है, क्यों रोका, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसके कारण नीचे वेट लग रहा है कितना, mg, और ये उसी फोर्स को रोकने का काम कर रही है, तो ये भी उतना ही फोर्स लगा रही होगी, मतलब इस फोर्स पे क्या कर रही है, जो वेट वाली फोर्स है उस पर रिएक्ट कर रही है। इसी को क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स क्या होती है, हमेशा रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, सरफेस और बॉडी के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रिएक्शन फोर्स, हमेशा सरफेस और बॉडी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है। जैसे मान लो कि ये बॉडी थी, अब जैसे यहाँ पे तो ये हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर प्लेन पे रखा है, मतलब सीधा प्लेन पे रखा है, तो जिधर जितना n होगा उतना ही mg होगा, जितना रिएक्शन फोर्स जितना वेट होगा उतना ही रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो mg लगा नीचे और रिएक्शन फोर्स लगा ऊपर की ओर, तो बस हमेशा ऐसे रहे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेट इधर लग रहा है, लेकिन रिएक्शन फोर्स ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस और बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये होगा रिएक्शन फोर्स, ठीक है, हमेशा याद रखना सरफेस और बॉडी के परपेंडिकुलर होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन भी एक फोर्स है, ठीक है, टेंशन भी क्या है, एक फोर्स है तो फोर्स ही, टेंशन आती है तो कुछ फोर्स ही देगी। तो टेंशन क्या है, टेंशन बेसिकली फिजिक्स में क्या है, किसी भी स्ट्रिंग, चेन या कोई भी तरह की स्ट्रिंग, चेन हो गई, इन सब में लगता है, ठीक, केबल्स हो गई, इन सब में क्या है, टेंशन आती है। जब कोई बॉडी क्या करी जाती है, उससे हैंग की जाती है, अटैच की जाती है, तो स्ट्रिंग वगैरह में एक फोर्स आती है जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं, ठीक। तो कैंसर एक हैंगिंग, सपोज अ ब्लॉक इज हैंगिंग, चलो वो तो अलग बात है, ठीक, ये स्ट्रिंग में आती है। और हमेशा याद रखना कब आएगी, जब किसी बॉडी को इससे अटैच करेंगे तो इसमें एक टेंशन आएगी, और टेंशन फोर्स हमेशा याद रखना क्या होगा, ये जैसे मान लो एक स्ट्रिंग थी, इसको हमने एक बॉडी से हैंग किया, इसका वेट कितना है, mg है, इसका वेट नीचे की ओर लग रहा है कितना, mg है, तो हमें टेंशन क्या होगा, हमेशा क्या होता है, बॉडी से दूर जाती है, स्ट्रिंग के अलोंग जाएगी लेकिन हमेशा बॉडी से दूर जाएगी। तो यहाँ पे जो टेंशन है वो हमेशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, इधर इसके कारण पूछा जाए टेंशन किधर होगी, ऊपर की ओर होगी। हमेशा क्या होगा, बॉडी से दूर जाती है टेंशन, जिस बॉडी से अटैच है उस बॉडी से क्या होती है, दूर जाती है। अब इसमें तो एक खिंचाव आ रहा है, मतलब भाई अगर ऊपर की तरफ फोर्स ना लगाए रस्सी तो ये वेट नीचे नहीं चला जाएगा,
अगर ये रस्सी ऊपर की तरफ हो रही है तो वेट तो नीचे जाएगा, क्योंकि वेट mg नीचे लग रहा है। अगर उसको रोकना है तो हमें एक ऊपर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी। वो ऊपर की लगाने वाली फोर्स कौन सी है? टेंशन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है, सपोज अ ब्लॉक इज हैंगिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, अ वेट ऑफ द ब्लॉक इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड बट इट इज नॉट मूविंग। ठीक है, लेकिन उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा बट इज नॉट मूविंग, एंड हेंस इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स ड्यू टू अ स्ट्रिंग। इसका जो वेट है वो स्ट्रिंग के किसी फोर्स के कारण बैलेंस हो रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इज अ फोर्स इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, ये हमेशा स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में लगते हैं। इट इज डायरेक्शन इज टेकन अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी अंडर द कंसिडरेशन। जिस बॉडी को कंसीडर कर रहे हो उससे क्या होगी? हमेशा दूर जाएगी और हमेशा क्या होगा? स्ट्रिंग के अलोंग लगेगी। क्लियर है? तो ये थी हमारी कॉमनली यूज्ड फोर्स जो जनरली यूज होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन दे दिया। ठीक, न्यूटन जी ने बहुत कुछ दिया, न्यूटन सर ने। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है? हाँ सही बोल रहे हो कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। यही है, लेकिन इसको थोड़ा एक सही ढंग से पढ़ते हैं। क्या है? अ बॉडी विल, पहला तो ये लिखा है, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया वही तो पढ़ा अभी हम लोगों ने कि बॉडी की इनएबिलिटी होती है अपनी स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक, क्या कह रहा है? इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। अब ये मेन पॉइंट है एक्चुअल में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि इफ द नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो एंड एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। क्या कह रहा है? अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, क्या है? नेट फोर्स क्या है? जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। सही बात है भाई। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग गई, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मीन्स उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो जीरो होगा। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा। डैट मीन्स अगर वो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी रेस्ट वाली ही रहेगी, मतलब जीरो है वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी। और अगर कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, मान लिया 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो इतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। तो यही तो कह रहा है कि जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी? नहीं लगेगी किसी भी बॉडी पर। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो अपनी स्टेट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो करता रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो क्या है इसका मेन रीजन कि अगर एफ नेट जीरो होगा, अगर एफ नेट जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एफ नेट जीरो होने का मीन्स क्या है? जैसे मान लो अगर मैंने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई 5 न्यूटन की इधर से, 5 न्यूटन की इधर से, अब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। क्या कहता है कि अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक जो होगा बॉडी रेस्ट पे रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है ना, एक इधर लग रही, एक इधर लग रही, फोर्स तो लग रही है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो लग रही है, लेकिन नेट फोर्स क्या है सर? नेट फोर्स तो जीरो है। एक इधर से 5 लगी, एक इधर, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। और इसी के साथ नेट फोर्स कितनी आ गई? जीरो। और नेट फोर्स जीरो होने के साथ एक्सेलरेशन हो गया जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी में चेंज जीरो हो जाएगा। इसीलिए कहता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, इफ देयर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ठीक है, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स भी नॉन जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बॉडी पे। ठीक है, वही कह रहा है इफ देयर इज अ नेट एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। अगर बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका जीरो नहीं होगा। क्लियर है? चले आगे।
लीनियर मोमेंटम, हाँ जी सर, लीनियर मोमेंटम सिंपल सा है। लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, अगर किसी बॉडी के पास मास है और वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम होगा। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें केवल फॉर्मूला इसका याद करना है अभी, समझ रहे हो ना? हाँ सही समझ रहे हो कि केवल अभी फॉर्मूला समझना है। तो कह रहा था मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है, किस लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है मास एंड द वेलोसिटी का। क्योंकि किसी भी बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है और मास है तो उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। वो मोमेंटम करेगी, मतलब वेलोसिटी मीन्स ही है कि उसके पास मोमेंटम है, मास तो होगा ही किसी ना, बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो मास तो होगा ही। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी है तो मोमेंटम होगा ही होगा। तो अगर लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता मास इंटू वेलोसिटी, पी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी एक क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मास यूनिट हो जाती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। एंड डायमेंशन फॉर्मूला बोला जाए तो क्या हो जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बोला जाए तो क्या होता है? मास के लिए होता है m और वेलोसिटी का होता है l t की पावर -1। ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m l t की पावर -1, ठीक है। चले आगे। तो ये था मोमेंटम कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम होगा। चले आगे, देखो नहीं देखो, अगला देखो, ठीक। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F बराबर ma है ना, कि जो फोर्स होती है ma के बराबर होती है, F बराबर होता है, मतलब यहीं से आता है, F बराबर ma आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो फोर्स होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या कह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करना होगा उतना ही क्या होगा? फोर्स लगानी होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना तुम्हें चेंज करना है मोमेंटम में। अगर तुम्हें ज़्यादा चेंज करना है तो तुम्हें ज़्यादा, एक सेकंड में अगर तुम्हें ज़्यादा चेंज करना है मोमेंटम में तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक सेकंड में अगर तुम्हें कम चेंज करना है मोमेंटम में तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। मान लिया कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम था, मान लिया 10 kg पर सेकेंड था, ठीक है। तो एक पर्सन ने, एक है टीका, एक है चिक्का, ठीक है, और चिक्का, ठीक है, एक टीका एक चिक्का है। टीका ने क्या किया? उसको मोमेंटम में चेंज 10 से मान लिया 0 लाने पे, 10 से 0 लाने पे, ठीक है, 10 से 0 मोमेंटम में लाना है तो उसको लगे 2 सेकंड। कितने लगे? 2 सेकंड। वही चिका को लगे 5 सेकंड चेंज करने में। तो उसने 2 सेकंड में 10 का चेंज कर लिया, उसने 5 सेकंड में 10 का चेंज किया। डेट मीन्स उसने 1 सेकंड में कितने का किया होगा? उसने किया होगा 5 kg का, 5 kg मीटर पर सेकंड का चेंज किया होगा 1 सेकंड में। सही है ना? हाँ ठीक है, उसने 5 kg मीटर पर सेकंड का 1 सेकंड में चेंज किया। इसने 1 सेकंड में कितने क्या किया? सर 2 kg पर सेकंड, है ना। टोटल मोमेंटम अपॉन में कितना चेंज हुआ? टोटल मोमेंटम 10 का चेंज हुआ ना, 10 से 0 गए, अपॉन में टाइम कितना लगा? 5, तो कितना आया? 2, ठीक है। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? 2, और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? 5। मतलब उसने 1 सेकंड में 5 किया, उसने 1 सेकंड में कितना किया? 2। किसका ज़्यादा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? इसका ज़्यादा, तो इसको फोर्स ज़्यादा लगाई। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर तुमसे पूछा जाए भाई इनमें से किसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी, सर कहोगे सर टीका ने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी चेंज किया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बस यही तो है सिंपल सा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अप्लाइड फोर्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तुम्हें करना पड़ेगा ज़्यादा, उतना तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब मोमेंटम में अगर तुम्हें जल्दी चेंज करना है तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, कम चेंज मतलब धीरे चेंज करना है तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात, ठीक है। तो वही कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और के की वैल्यू यहाँ होती है 1, ठीक है। तो यहाँ से एफ बराबर आ जाता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है, जिसको हम लोग डी पी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ की बात करें, डी पी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें मालूम है
पी का फॉर्मूला क्या है, पी का फॉर्मूला है सर एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। और मास तो कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशियल होगा नहीं, बचेगा क्या, डी वी बाई डी टी। ठीक, और डी वी बाई डी टी क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स बराबर क्या आ जाता है, एम ए। एक चीज़ ध्यान देखो, कभी भी किसी एक वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई एक स्केलर क्वांटिटी से होगी तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ से पता चला है ना, यहाँ से अगर किसी भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई एक स्केलर क्वांटिटी से होगी तो हमें क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, क्लियर है। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, चलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ से आ गया, F बराबर में आ गया ना, समझ में आ गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बहुत सिंपल है, ये तो सही है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का कुछ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहता है। ठीक है, क्या कह रहा है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन या अपोजिट फोर्स। ठीक है, व्हेन अ बॉडी ए, फॉर एग्जांपल किसी एक बॉडी ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो बी क्या होगा, सेम फोर्स एक्सर्ट करेगी ए पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जैसे ये होता है, हॉट एयर बैलून्स होते हैं, कैसे उड़ते हैं, नीचे की तरफ एयर्स निकलती हैं, वो फोर्स लगाती है जिसको थ्रस्ट कहते हैं, जिसके कारण बैलून क्या होता है, रिएक्शन फोर्स के कारण ऊपर जाता है। नीचे की तरफ फोर्स लगी तो एयर ने क्या किया, यहाँ की एयर ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली इसमें से गैसेज ने एयर पे फोर्स लगाई, तो एयर ने अपोजिट फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से ऊपर जाता है। किसी बॉडी पे तुम धक्का दो, दीवार पे धक्का दो, दीवार हिलती नहीं, तो तुम फोर्स लगा रहे हो तो दीवार अपनी तरफ से फोर्स लगा रही। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। होता क्या है, बस अगर इसको पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, फोर्स ऑन ए बाय ए मतलब वही, सॉरी, फोर्स ऑन ए बाय बी मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है, बस सिंपल सी बात है। फोर्स बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक, क्लियर है, सिंपल सा था ये लॉ। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हमें क्या बताता है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, जैसे मान लो कि तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई, ठीक है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए लगी फोर्स, तो तुम हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ फोर्स लग रही थी। मान लो तुमने फोर्स लगाई किसी भी बॉडी पे 8 न्यूटन की, तो वो 10 सेकंड तक, मान लिया 3 सेकंड तक लगी बॉडी पे फोर्स, तो उसके ऊपर टोटल इफेक्ट कितना लगा, टोटल फोर्स इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट कितना लगा, 8 इंटू 3 मतलब 24। ठीक है, 24 न्यूटन सेकेंड्स की क्या लगी, उसके ऊपर फोर्स लगी। समझ रहे हो, टोटल उसके ऊपर कितना इफेक्ट आया फोर्स का, 24 न्यूटन। मान लिया तुम किसी बॉडी पे किसी को ठोके जा रहे हो, मारे जा रहे हो, ठीक है, तो एक पंच मारा, छोड़ो दूसरा कर देते एग्जाम्पल। ठीक, तुम मतलब हथौड़ा होता है, ठीक है, हथौड़े से कील ठोकते हो, तो एक कील ठोके तो ठोकते जा रहे हो कील को, तो क्या होगा, कील अंदर जाती है, तो क्या हो रहा है कि जब कील अंदर जा रही है तो एक तुमने मारी फोर्स अंदर गई, और मारी तो और अंदर गई, तो टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हुआ, कील अंदर चली गई पूरी। भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो तो केवल एक ही बार इफेक्ट आएगा, जो उससे टोटल इफेक्ट आता है ना, समझ रहे हो, वही चीज़ है कि टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है हमारा इम्पल्स। तो कह रहा है फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है वो क्या होती है, इम्पल्सिव फोर्स होती है, समझ आए। और इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द स्मॉल टाइम इंटरवल। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स और जितनी फोर्स लगी है इंटू जितना टाइम लगा है, स्मॉल टाइम इंटरवल, उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, आई बराबर एफ डेल्टा टी भी कहते हैं। भाई एफ फोर्स लगी डेल्टा टी टाइम के लिए, तो इम्पल्स कितना बना, इतना बना।
और एफ डेल्टा टी, अब जाए यहाँ से देखना समझना, द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, नहीं, इट्स यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन मीटर नहीं, सेकेंड। if the force of an impulse is changing with the time, then the impulse is measured by finding the area bound by the force time graph for that force। क्या मतलब है, अगर क्या है कि फोर्स क्या कांस्टेंट नहीं है, ये तो फॉर्मूला है जब फोर्स कांस्टेंट है भाई, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स मान लिया ये फोर्स है, ये टाइम है और ये फोर्स है, ठीक है, इसका ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स कांस्टेंट होगी तो ऐसा ग्राफ जाएगा, लेकिन मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फोर्स अगर कांस्टेंट नहीं होगी, मान लिया ऐसा जा रही है, तो कह रहा है अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तब इंपल्स कैसे फाइंड करेंगे, इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, तो हमें क्या पता चल जाएगा, इंपल्स पता चल जाएगा। इंपल्स एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं। अगर एफ चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कुछ ना कुछ इक्वेशन दी होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे एफ बराबर 2t+3 ऐसा कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी, और फिर क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ से यहाँ तक कोई टाइम लिमिट दे दी जाएगी, मान लो 8 सेकंड दे दी गई, तो तुम्हें टाइम लिमिट लगा के क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वही चीज़ कह रहा है कि अगर फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ऐसे में इंपल्स कैसे निकाला जाता है, ऐसे में इंपल्स एरिया करके निकाला जाता है, ठीक है, एरिया फाइंड करके। अब जो यहाँ से क्या है, इंपल्स ऑफ अ फोर्स ऑफ अ गिवन टाइम इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इंपल्स जो होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी का होता है। जैसे मान लो तुमने फोर्स लगाई कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, और तुम्हें मालूम है, अभी तो पड़ता है न्यूटन सेकंड लॉ, कि अगर फोर्स लगाओगे तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो फोर्स लगाई क्यों रहे, मोमेंटम में चेंज करने के लिए। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ रही, मोशन रेस्ट में, दैट मीन्स उसका मोमेंटम जीरो है, मोशन में आ रही मतलब कुछ मोमेंटम हो गया। अगर मोशन में तो उसको रेस्ट में लाना, यही तो है फोर्स। तो अगर मोशन में दैट मीन्स उसके बाद मोमेंटम है, अगर रेस्ट में लाना दैट मीन्स उसका मोमेंटम कुछ से जीरो कर देना, कुछ वैल्यू से। तो दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, फोर्स किस लिए लगा रहे हैं, मोमेंटम में चेंज लाने के लिए, है ना। तो F इंटू डेल्टा टी, अभी हम लोग ने पढ़ा F बराबर क्या था, डेल्टा P बाय डेल्टा टी। और अगर यहाँ से डेल्टा टी को इधर भेज दे तो F बराबर क्या आ जाएगा, F डेल्टा टी बराबर डेल्टा P। तो यही चीज़ तो कह रहा है कि F डेल्टा टी क्या है, डेल्टा P के बराबर है, और F डेल्टा टी किसके बराबर है, इम्पल्स के। और डेल्टा P है क्या, दैट मीन्स डेल्टा P आई बराबर क्या हो गया, डेल्टा P, मतलब इम्पल्स इज द इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी, इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज होगा तो टाइम भी आ जाएगा। इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, क्लियर है। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ज़्यादा क्या करना है, अब इसका मतलब समझो, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है, F डेल्टा टी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें ज़्यादा चेंज करना है मोमेंटम में, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो फोर्स ज़्यादा लगा लो या तो टाइम ज़्यादा ले लो, है ना। या तो फोर्स ज़्यादा लगा लो या टाइम ज़्यादा ले लो। मान लो तुम्हें 8 मीटर पर सेकंड का चेंज करना है, 8 kg मीटर पर सेकंड का चेंज करना है, ठीक है। मान लो 8 थी, 8 से 0 लाना है, मोमेंटम को रोकना है, तो क्या है, या तो तुम्हारे पास दो तरीके, या तो फोर्स ज़्यादा लगा लो या टाइम ज़्यादा ले लो, है ना। क्या होता है, जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में बॉलर जब फील्डर जब बॉल को कैच करता है, तो जनरली क्या होता है, वो जब कैच करते हैं अपने हैंड को पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है, क्योंकि जब हैंड को पीछे ले जाने में क्या होगा, उसका टाइम गैप बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, टाइम गैप बढ़ जाएगा। टाइम गैप बढ़ने से क्या होगा, उसे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे टाइम जैसे पीछे लेके गया तो मोमेंटम में चेंज करने का टाइम उसे बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो उसे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और फोर्स कम लगेगी तो बॉल के छूटने का चांस क्या होता है, कम होता है, ड्रॉप होने का चांस क्या होता है, कम हो जाता है। क्योंकि ड्रॉप कब होगी, जब हम एकदम से फोर्स लगा देंगे उस पर, है ना, क्लियर है। तो वही चीज़ है कि और अगर हमने ज़्यादा फोर्स लगा दी तो बॉल क्या हो जाएगी, ड्रॉप कर जाएगी, टाइम कम दिया तो यही चीज़ है, तो चांस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ है कि वही चाह रहा है कि इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम। ठीक, क्या कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहीं पे भी आ जाए, दैट मीन्स किसी का भी आ जाए, दैट मीन्स कि वो कंजर्व रहेगा। ठीक, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड, ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक मोमेंटम क्या रहेगा, बॉडी का कंजर्व रहेगा। समझ रहे हो? तब तक बॉडी का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मान लो जैसे तुमने बॉल फेंकी, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, तो बॉल किसी चीज़ पे फेंकी, दीवार से टकराई, टकराने के बाद अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है तो टकरा के क्या होगा, वो वापस सेम वेलोसिटी के साथ वापस आएगी। समझ रहे हो? मतलब मोमेंटम सेम रहेगा, तुमने जितनी वेलोसिटी के साथ फेंका था उतनी ही वेलोसिटी के साथ क्या होगा, वो वापस आ जाएगी। समझ आए? ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक, जब तक ये कंडीशन है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वही लिखा है इन अदर वर्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। उसका टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। दैट मीन्स डेल्टा पी रहेगा 0 इफ एफ नेट इज 0, इफ एफ नेट इज 0 देन डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अगर उसका क्या है, मोमेंटम चेंज नहीं, फोर्स 0 है तो मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक सेकंड, हवाएं चल रही हैं बाहर। ठीक है, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन टोटल मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ठीक, तो वही है, जैसे फॉर एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ द गन। रिकॉइलिंग ऑफ द गन क्या होते हैं, जब तुम गन शूट करते हो तो क्या होता है, गन पीछे की ओर आती है ना। किसी गन से शूट करो तो क्या होता है, जब बुलेट निकलती है तो गन पीछे की तरफ आती है, वो क्या होता है, रिकॉइलिंग ऑफ द गन। ठीक है, और फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स, फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स इसी का एग्जाम्पल है। जेट प्लेन्स आर सम एग्जाम्पल, मतलब जो उसमें से फ्लाइट ऑफ रॉकेट क्या है, गैसेस निकलती है तो उसकी वजह से ऊपर जाता है ना बॉडी, जो रॉकेट है। तो वही कह रहा है फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स वगैरह, ये सब एप्लीकेशंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे फार्म कह रहा है, एक आता है चीज़ कि मान लिया कि एक बुलेट से, एक गन से, ठीक, एक बुलेट निकली और बुलेट के निकलने की वेलोसिटी, बुलेट का जो सॉरी बुलेट नहीं हो सकती, हाँ ठीक है, बुलेट की निकलने की वेलोसिटी कितनी थी, वीजी थी, इसका मास कितना था, सॉरी वीजी नहीं, अरे हट जा, बुलेट के लिए क्या, वीबी, हाँ वीबी थी, और मास कितना था बुलेट का, एमवी था। ठीक, तो अब क्या होगा, जब बुलेट निकलेगी तो इसके ऊपर क्या होगा, क्या कहते हैं, ये जो कॉइल, जो गन है ये पीछे की ओर जाएगी, और मान लिया जो गन की वेलोसिटी है वो कितनी है, वीजी है, और जो इसका मास है वो कितना है, एमजी है गन का, है ना। समझ आए? तो हमसे क्या कहता है, दो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, गन और ये पूरे सिस्टम की बात है, इस पूरे सिस्टम की बात है, इनकी अपनी बात है। ठीक है, हमें उनसे कोई लेना नहीं, इनके आपसी मामला है। तो आपसी मामला में क्या कह रहा है कि इनका जो टोटल मोमेंटम रहेगा कंजर्व रहना चाहिए, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग का मतलब कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये मोमेंटम क्या है, कॉइल का, गन का है, कंजर्व रहना चाहिए, मतलब कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। पहले मोमेंटम कितना था, 0 था, कितना था, 0 था। तो जब 0 था मोमेंटम, डेट मीन्स टोटल मोमेंटम पहले बिफोर फायरिंग क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या था, 0 था, क्योंकि ना गन मूव करी थी ना बुलेट मूव करी थी।
अब आफ्टर फायरिंग क्या हो गया, मान लिया इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो बुलेट का मोमेंटम कितना था, ओ सॉरी हाँ, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम हो जाएगा। बुलेट का मोमेंटम कितना था, बुलेट का मोमेंटम सर था, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब एम बी इंटू वी बी। अब गन का मोमेंटम क्या हुआ, एम जी इंटू वी जी, लेकिन वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, क्या जा रही है, अपोजिट। अपोजिट तो चलो बाद में पता चल जाएगा अपने, क्या लिख दे टोटल में एम जी प्लस वी जी, ठीक है, वो डायरेक्शन हम अपने आप पता चल जाएगा। तो अब एम जी अगर वी जी इधर आ गया, ठीक, तो मान लो एम जी और वी जी इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एम बी वी बी। तो डेट मीन्स वी जी बराबर क्या आ गया, वी जी बराबर आया माइनस का, ये माइनस का एम जी उधर भेज दो, तो एम बी वी बी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम जी। ये आ गया मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, ठीक है, जिसको रिकॉइलिंग भी कहेंगे। तो ये क्या है, एम बी इंटू वी बी अपॉन में एम जी, ठीक है, समझ में आया। माइनस का माइनस ये दिखा रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, किधर जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, यही लिखा है देखो, वी जी बराबर क्या है, एम बी इंटू वी बी अपॉन में एम जी। अगर किसी बुलेट को, एम बी बुलेट को वी जी वी बी वेलोसिटी और फायर किया गया और गन के मास इतना है, विल रिक्वायर अ वेलोसिटी, जो गन की वेलोसिटी इतनी आ जाएगी, समझ आया, ये चीज़ कहता है, ठीक। तो ये कह रहा है, तो टोटल मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। क्यों कंजर्व रहा, क्योंकि कह रहा है मोमेंटम जीरो रहेगा, तो जीरो रहेगा आफ्टर और बिफोर, तो डेट मीन्स दोनों का मोमेंटम जीरो रहना, कैसे रहेगा, वी जी हमारा इतना रहेगा तब जीरो रहेगा, ठीक है, समझ आया। तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो पीछे जाएगी। अब वही निगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वी जी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी बी, ठीक। अब रॉकेट सेंट अप इन द स्पेस, जो रॉकेट स्पेस में भेजा जाता है, विल एक्वायर अ वेलोसिटी v विच इज गिवन बाय, उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। और ये वेलोसिटी कैसे दी जाती है, देखो v क्या है, वेलोसिटी एट अ टाइम t, मतलब किसी टाइम t पर, ठीक है, यहाँ टाइम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, मास क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, रॉकेट में मास चेंज होता है। पहले मास क्या होता है, पहले रॉकेट के पास फ्यूल भी है ना, जब पूरा फ्यूल भी भरा हुआ है और रॉकेट का भी मास है, लेकिन जब रॉकेट ऊपर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, फ्यूल खत्म होता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जो फ्यूल होता है वो खत्म होता जाता है। तो जब फ्यूल खत्म होता जाएगा तो उसका मास कम होता जाएगा, है ना, और अगर मास कम होगा तो क्या बढ़ाएगा, मोमेंटम बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएगा, वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम सेम रखने के लिए क्या बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ाता जाता है, समझ रहे हो ना। अगर मास इंटू वेलोसिटी सेम रखना है पूरे सिस्टम का, तो अगर पहले मास ज़्यादा था और बाद में मास अगर कम हो गया तो उसे क्या बढ़ाना पड़ जाएगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, अगर मास पहले m नॉट था और बाद में मास हो गया m किसी टाइम t पे, ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो पहले दी गई थी रॉकेट को जब उसके पास फ्यूल भी था और रॉकेट पूरा भरा हुआ था। और u क्या है, u होती है रिलेटिव वेलोसिटी। u क्या होती है हमारी, u होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट की मतलब गैसेस निकलनी है ना रॉकेट से, तो अगर ग्राउंड से देखोगे तो उसकी वेलोसिटी, लेकिन हमें कैसी वेलोसिटी देनी है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट होता है ये, ठीक, इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना इसमें। तो v बराबर क्या हो जाता है, वी नॉट प्लस यू, अगर हमारा क्या है t जीरो है तो v नॉट जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली क्या होती है, बॉडी रेस्ट पे होती है। तो v बराबर क्या है, u log e m नॉट बाय m, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट का ये फॉर्मूला होता है माइनस का u m बाय m dm बाई dt। dm बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कितनी तेजी से मास में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना, मास में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, क्योंकि मास चेंज हो रहा है यहाँ पे रॉकेट में। मास वैसे चेंज नहीं होता, कहते कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ रॉकेट में चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि रॉकेट में फ्यूल भी है, धीरे धीरे फ्यूल खर्च होगा तो गैसेस के फॉर्म में निकलेगा और उसका मास कम होता जाएगा, ठीक है, ये सिंपल सा। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर। आगे चले, क्या कहता है, कॉन्करेंट फोर्सेज एंड द इक्विलिब्रियम। कॉन्करेंट फोर्सेज क्या होता है, जो फोर्सेज एक पॉइंट पे लगती हैं, है ना, सेम पॉइंट पे लगती हैं, ठीक, जितनी भी फोर्सेज हैं अगर सेम पॉइंट पे लग रही है वो आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट होंगी, इनको कोप्लानर भी कहा जाता है। कोप्लानर तो अगर सेम प्लेन में लगी। अ ग्रुप ऑफ फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट अ वन पॉइंट आर कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्सेज। अ ग्रुप ऑफ फोर्सेज जो एक पॉइंट पे लगती है वो क्या होती है, कॉन्करेंट फोर्सेज होती हैं।
हाँ, कॉन्करेंट फोर्सेज होती हैं, जैसे मान लो ये थी एक पुली दिखा रहा है कि यहाँ से क्या किया, एक वेट इधर लटका दिया और एक वेट ऐसे करके यहाँ लटका दिया और एक वेट यहाँ लटका दिया, हैंग कर दिया। तो अब क्या होगा, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, हिल नहीं रही है अपनी जगह से, ना ये नीचे जा रहा है, होना क्या चाहिए, अगर यहाँ से ये नीचे जाएगा, ये अपना नीचे जाएगा, ये अपना नीचे जाएगा, है ना, तो ये अपना नीचे जाएगा, दैट मीन्स इसके ऊपर टेंशन नीचे की तरफ लग रही फोर्स, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रही, इसके तरफ इस तरफ फोर्स लग रही और इस वाली स्ट्रिंग पे इस तरफ फोर्स लग रही है भाई, इस पे इधर जाने के लिए फोर्स लग रही कि अगर यहाँ से अभी तोड़ दो या इसे नीचे चली जाएगी, इसको यहाँ से तोड़ दो या इसे नीचे चली जाएगी, इसको यहाँ से तोड़ दो ये नीचे चला जाएगा, डेट मीन्स इस पे नीचे अर्थ के कारण फोर्स लग रही, इस पे फोर्स लग रही और इस पे भी फोर्स लग रही, तो तीनों पे फोर्सेज लग रही, तो तीनों पे फोर्सेज लग रही हैं और सेम पॉइंट पे लग रही, सेम पॉइंट से लग रही है ना। तो ये कैसी फोर्सेज है, मान लो इसको F1 कह रहा है, इसको F2 कह रहा है और इसको कह रहा है F3, ठीक है, सेम पॉइंट पे फोर्सेज लग रही, ये तीनों फोर्सेज आपस में क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेज है, कैसी है, कॉन्करेंट फोर्सेज। तो लिखा है कॉन्करेंट फोर्सेज आर सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट फोर्सेज को इक्विलिब्रियम। अब ये कैसे इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इनकी स्टेट नहीं चेंज हो रही, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती, नेट फोर्स जीरो होता है, क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगी, नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये बॉडी क्या है, अपनी जगह से नहीं हिलेगी, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, दैट मीन्स बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, तो ये जैसे थी वैसे रहेगा, ठीक है। अब कॉन्करेंट फोर्सेज आर सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द रेस्ट or the state of more uniform motion of the body on which these concurrent forces are acting। वही लिखा है कि concurrent forces को इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा, जब उनके क्या स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। और फॉर concurrent forces to be in equilibrium their resultant forces must be zero, इनकी resultant force क्या आनी चाहिए, जीरो, मतलब नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए, ठीक है। अब इससे एक थ्योरम आती है लेमीज थ्योरम, वही कह रहा है मैथमेटिकली डेल्टा इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 कितना आना चाहिए, जीरो। एक आती है लेमीज थ्योरम, यहाँ से एक थ्योरम बनती है लेमीज थ्योरम, ठीक है, कहता है तीन फोर्सेज अगर आपस में कॉन्करेंट है, उनका नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में है तीनों फोर्सेज है, उसका नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम में वाला नेट फोर्स जीरो है, तो उनके फोर्सेज का एक रेशियो आता है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, क्या होता है समझना ध्यान से। मान लो ये ऐसे करते हैं ना, इस पे देखो, वो छोड़ दो मुझे, ठीक, ये फोर्स है, अब क्या होता है इसमें एंगल क्या होता है, F1 के सामने वाला एंगल माना जाता है अल्फा, F2 के सामने वाला मान लो बीटा और F3 के सामने वाला मान लो गामा, ठीक है, समझे। F1 के अपोजिट वाला, अपोजिट वाला इससे इधर वाला, ठीक है, अल्फा, F2 के अपोजिट वाला क्या होता है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F1 अपॉन कौन सा एंगल जो इसके अपोजिट है उसका साइन, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन अपोजिट में कौन है बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन। लेना कौन सा एंगल, F2 के अपोजिट लेना, याद रखना, यहाँ तो गामा बीटा लिखा है तो समझ में आ रहा, 1 का अल्फा हो गया, 2 का बीटा हो गया, लेकिन अगर दे दिया जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है, जो अगर जो हम फोर्स ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला एंगल लेना है, बस सिंपल सी बात है, अपोजिट, ठीक है। तो ये करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेमीज थ्योरम, इसको लेमीज थ्योरम भी कहते हैं, ठीक। अब तो ये सिंपल सी थ्योरम है, इसको ये समझ लेना और बहुत ईजी है, याद कर लेना, क्योंकि इस पर आ जाता है कभी क्वेश्चन क्या मीन्स यही थ्योरम पूछ लेंगे या फिर ऐसा दे दिया जाएगा, बताओ इस पर क्या रेशियो होगा, सिंपल सा है, ठीक है। नेट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होती है, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है छोटी मोटी, सिंपल पुली, ठीक है, पुली तो समझते हो ना, ऐसे गोल गोल होती है, इसमें ऊपर नीचे चीज़ें जाती है, ठीक है। अब सिंपल पुली में क्या है कि मान लो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग से दो मास अटैच कर दिया, अब क्या है, ये M2G है, ये क्या है M1G है, मतलब इसका कारण वेट कितना है M2G और इसके कारण वेट कितना है M1G, नीचे इसका मास M2 है तो इसकी तरफ नीचे की तरफ, भाई फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट तो हमेशा नीचे लगेगा, पड़ा है, तो M1G नीचे की ओर लगेगा, है ना, ये वाला नीचे की तरफ लगेगा, ये अपनी तरफ नीचे की तरफ लगेगा, तो होगा क्या, अगर जिनमें से कोई ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा है, मान लिया M1 ज़्यादा है M2 से, M1 ज़्यादा है
m2 से। तुम्हें मालूम है ये बॉडी क्या होगी, इधर वाली नीचे जाएगी, इधर वाली क्या होगी, ऊपर जाएगी। इस वजह से देखो a लिखा है एक्सेलरेशन, a एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी, a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी। ठीक है, समझ आए? तो मान लिया a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही, जितने एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगी उतने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएगी। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी स्ट्रिंग सेम रहेगी तो टेंशन सेम रहेगी, तब तक स्ट्रिंग पूरी सेम है तब तक टेंशन पूरी सेम रहेगी। क्या मतलब है? देखो ये पूरी एक स्ट्रिंग सेम, पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग है उससे अटैच है, तो इसमें जहाँ पे भी टेंशन निकालोगे सेम आएगी। तो टेंशन हमने क्या कहा था, यहाँ पे किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट निकालते तो हमेशा क्या जाती है, अपोजिट जाती है। अपोजिट मतलब अवे जाती है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे टेंशन जाएगी टी, सेम रहेगी, तो यहाँ पे भी टेंशन जाएगी टी ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे बॉडी से अवे जाएगी, यहाँ पे भी क्या जाएगी, बॉडी से अवे। ठीक है, क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इस पर नेट फोर्स का फॉर्मूला इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे। क्लियर? एफ नेट लगाएंगे। देखो इस पे एफ नेट कितनी लग रही, इस पे एफ नेट लग रहा, तो एफ नेट का फॉर्मूला होता है हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखना एफ नेट बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस सिस्टम पे आओ तो इस सिस्टम का मास कितना है, m2 है, और एक्सेलरेशन कितना a है, तो एफ नेट कितना आया, m2 है। ठीक, एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कौन कौन सी लग रही, कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक टेंशन लग रही, एक m2g। टेंशन एक फोर्स है बताया, वेट एक फोर्स है, तो दो फोर्सें लग रही है, एक टेंशन और एक m2g। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है भी हमें किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, किसी को नेगेटिव। हम जनरली क्या करेंगे, डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जनरली डाउनवर्ड को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अपवर्ड को नेगेटिव। रुको रुको रुको, अपवर्ड को नेगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव। हाँ, तो फिर ये जो m2a था नेट फोर्स, ये सेकंड वाले पे लग रही थी, और ये इसमें एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था। मतलब नेट फोर्स ऊपर लग रही है, तो डेट मीन्स ये कैसा लेंगे हम लोग, m2a कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझे? हाँ सर समझे, क्यों नहीं समझेंगे, आप समझाओ। ठीक है, एफ नेट बराबर क्या आया, माइनस का m2a। अब एफ नेट क्या है, एफ नेट क्या है, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कौन कौन सी लेगी, एक टी लग रही है, एक m2g लग रही है। टी का डायरेक्शन क्या है, अपर की तरफ, ऊपर वाले फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव, नीचे वाले फोर्स को पॉजिटिव। तो नेट फोर्स क्या बनेगी, m2g माइनस टी बराबर m2a। समझे? हाँ सर समझे। ठीक है, तो ये इस पे आ गए पहले वाले सिस्टम पे, फॉर मास 2। ठीक है, अब फॉर मास 1, मास 1 पे नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स है m1 है, कितनी है, m1 है। नेट फोर्स किधर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, नीचे वाले को पॉजिटिव लेना। ठीक है सर, ले लेंगे। ठीक, अब उसके बाद कहाँ गया, ये कहाँ गया, हाँ, नेट फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक टेंशन लगा रहा है, एक क्या लगा रहा, एक हमारा m1g लगा रहा, वेट लगा रहा। तो ऊपर t पॉजिटिव, t ऊपर है तो वो निगेटिव लेंगे, तो माइनस का t, और m1g क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या आया, m1a। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ से अगर टेंशन निकालने हो तो यहाँ से देखो इसकी टेंशन कितनी आई ऊपर वाले में, t बराबर, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, टेंशन बराबर कितनी आई, t बराबर आई, इसको इधर भेज दोगे t पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो क्या आएगा, m2g प्लस m2, सॉरी माइनस, नहीं ये माइनस का था, हाँ, प्लस m2a, है ना। m2 कॉमन ले लोगे, क्या आएगा, g प्लस a। ये आया टेंशन जब बॉडी क्या है, ऊपर जा रही है पुली में। और ये क्या है, इसकी टेंशन कितनी आएगी, t उधर भेज दो, है ना, t उधर भेज दो, और m1 इधर ले आओ तो क्या होगा, m1g माइनस m1a। तो m1 क्या है, कॉमन ले गया तो क्या आया, g माइनस a। ये आई स्ट्रिंग में टेंशन जब बॉडी नीचे जा रही। तुम क्या समझ रहे हैं, बॉडी ऊपर खींचोगे तो रस्सी में टेंशन ज़्यादा आएगी। बॉडी ऊपर खींचो, तुम किसी को खींच रहे हो ऐसे रस्सी में, मान लो दिखाते हैं ना, खाई वाई में गिर जाते हैं, तो रस्सी से खींच रहे होते हैं, रस्सी से खींच रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो जब खींच रहे होते हो तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी स्ट्रिंग में, है ना। और मान लो, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो अगर क्या कर रहे हो, छोड़ ले रस्सी धीरे धीरे,
तो टेंशन क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ से देखो ना टेंशन क्या है, m2g प्लस ए, जी टोटल वेट कितना होता है m2g, लेकिन ए ऐड हो गया जब बॉडी ऊपर खींच रहे हो, मतलब जब टेंशन मतलब इसमें लग रही है, इसमें टेंशन ज़्यादा है इस वाले में, ठीक है, इस वाले टेंशन में क्या है, कम है। आपने कहा टेंशन तो बराबर रहेगी, हाँ बराबर रहेगी, मीन्स क्या है जो फोर्स लग रही होगी वो ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है, मतलब क्योंकि क्या है मास यहाँ पे ज़्यादा है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे मास ज़्यादा है, इस वजह से टेंशन क्या है सेम रहेगी, ठीक है, मास ये ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम है g माइनस ए की, है ना, और ये क्या है, ठीक है, टेंशन तो सेम रहेगी, इसके ऊपर टेंशन का फॉर्मूला ये आएगा, इसके ऊपर टेंशन का फॉर्मूला ये है। हम दूसरा एग्जांपल दे रहे थे कि अगर मतलब बॉडी को नीचे डाल फेंक रहे हो केवल, तब उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक, तब ये इतना होता है m1g माइनस ए, जब बॉडी नीचे केवल जा रही है, बाकी तो टेंशन पूरे में सेम रहेगी, क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो t बराबर आया m2g प्लस है और ये आया m1g माइनस है, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, लेकिन दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि m1 ज़्यादा है m2 से, तो वो कवर अप कर लेंगे आपस में, ठीक है, आपस का मामला में टेंशन सेम रहेगी। चलो, अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। अपेरेंट वेट क्या होता है, जो वेट हमें दिखता है, एक्चुअल वेट हमें मालूम है कि जो अर्थ पे मतलब नॉर्मली होता है, अर्थ पे मीन्स जो हमारा एक्चुअल वेट होता है वो हमें मालूम है, लेकिन क्या होता है अपेरेंट वेट क्या होता है, जैसे मालूम है, बहुत जनरल का क्वेश्चन है कि अगर तुम कभी लिफ्ट में जाते हो तो लिफ्ट में क्या होता है, लिफ्ट में ऊपर जाने पे तुम्हें भारी लगता है अपना वेट, ठीक है, और नीचे आने पे अपना वेट क्या होता है, कम लगता है, हल्का लगता है। झूले वगैरह में बैठते हो तो क्या होता है, झूला जब ऊपर जाता है तो भारी लगता है झूला, जब नीचे आते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा हल्का लगता है, ठीक है, अपना वेट, ठीक। तो डैट मीन्स हमारा वेट थोड़ी एक्चुअल में कम हो रहा है, हमें फील कम हो रहा है, हमारा अपेरेंट वेट कम हो गया, ठीक। तो क्या है, और वेट किस पे डिपेंड करेगा, मतलब वेट किस पे, जी पे करेगा ना, एक्सेलरेशन पे करेगा। साथ में क्या होता है m2g मतलब mg होता है, तो वहाँ पे अगर g कम ज़्यादा मतलब कुछ हो रहा है, एक्सेलरेशन के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, तभी वेट में खिलवाड़ हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, मान लिया एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक पर्सन है जिसका मास कितना है, m है, यहाँ वेइंग मशीन रखी है, ये क्या अपना वेट मेजर करने के लिए यहाँ पे वेइंग मशीन रखी है। तो मान लिया इस पर इसका मास कितना है, m है, और इसका एक्चुअल वेट कितना है, mg है, कितना है mg, एक्चुअल वेट कितना है mg है, ठीक है। और दो वेटिंग मशीन क्या होती है, वो रिएक्शन फोर्स मेजर करती है। तुम वेट खड़े हो, तुम उसके ऊपर खड़े हो तो उसको रोकने के लिए क्या करती है, वेट मशीन ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, और वो रिएक्शन फोर्स मेजर करती है। रिएक्शन फोर्स क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, उसको मेजर करके हमें एक्चुअल वेट बताती है, ठीक है। तो एक्चुअल वेट हमें, मान लिया ये बॉडी क्या है, ए एक्सेलरेशन के, अब क्या है, अभी एक टाइम है ए अगर क्या है एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 मतलब या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है, या क्या है जो है रेस्ट पर है, दो ही चीज़ों में हो सकता है, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या क्या रेस्ट पे हो। तो अगर हमारा ए 0 है तो एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और एफ नेट है क्या, आर, एक दो फोर्स से लग रही है, रिएक्शन फोर्स और mg। तो रिएक्शन फोर्स क्या, वही हमारी जो वेट मेजर कर रही है ना। तो जितना रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही वेट आएगा, याद रखना, जितना रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही वेट शो होगा मशीन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर ऊपर की तरफ लग रही, तो ऊपर वाली फोर्स को निगेटिव ले रहे हैं, नीचे वाली को पॉजिटिव, तो mg माइनस आर बराबर 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो mg बराबर क्या आ जाएगा, आर। तो ये होता है जब हमारा क्या एक्सेलरेशन 0, तब हमारा जो वेट होता है वो हमें जैसा होता है वैसे ही पता चलता है, ठीक है। जब या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहे हो, या तुम्हारा क्या है रेस्ट पे बॉडी, ठीक है, रेस्ट पे ये लिफ्ट, तो वेट आएगा सेम आएगा। लेकिन अगर लिफ्ट मान लो ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही, कैसे जा रही, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही, अपवर्ड जा रही, तो तुम्हें जनरल लाइफ में मालूम है हमें क्या होता है, भारी महसूस होगा। कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट हो गया ma, क्या हो गया, एफ नेट हो गया ma, इसके लिए एफ नेट कितना हो गया ma, नेट फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक ऐसा ऊपर की तरफ, ऊपर वाले को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स वही है, क्या है mg माइनस आर, दो ही फोर्सेस लग रही बॉडी पे, माइनस का ma, ठीक है। अब क्या करो, माइनस का ma इधर भेज दो, आर उधर भेज दो, क्या हो जाएगा mg प्लस ma, कितना हो जाएगा आर, तो आर बराबर क्या आ गया mg प्लस a। देखो मास इनटू, अब क्या हो गया, अभी तक रिएक्शन फोर्स कितना था एक्चुअल में, mg था, अब क्या हो गया mg प्लस a, तो रिएक्शन फोर्स बढ़ गया तो वेट ज़्यादा सो होगा। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वेट हमें क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी ऐड हो गया उसमें, समझ आया। वही अगर बॉडी नीचे आएगी ए एक्सेलरेशन के साथ,
डाउनवर्ड एफ नेट क्या होता है, एफ नेट होता है एम ए, ठीक है, एम ए हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रही तो पॉजिटिव होगा एम ए, पॉजिटिव को हमने नेगेटिव सॉरी नीचे को हमने पॉजिटिव लिया है तो क्या होगा वही होगा एम जी माइनस आर बराबर क्या होगा एम ए इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू आर, एम कॉमन ले लोगे तो आर बराबर आ जाएगा एम जी माइनस ए, यही चीज़ लिखिए, ठीक है। अब तो जी की वैल्यू अभी तक क्या था एम जी था, अब जी में से भी कम हो गया कुछ तो वेट हमें क्या होगा हल्का लगता है जब नीचे आती है बॉडी, यही चीज़ें लिखिए, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब अगर लिफ्ट क्या है कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रही तब हमें जो वेट है वैसे ही दिखेगा, या रुकी हुई है तब, ठीक है। Friction force, the opposition to any relative motion between the two surfaces in contact is called to a friction। फ्रिक्शन हमें मालूम है कि दो फोर्सेस के बीच में अपोजिंग फोर्स होती है जो उसे मोशन को रिलेटिव मोशन को क्या करती है रोकती है, ठीक है, मतलब मोशन को क्या करेगी रोकेगी, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगी मोशन करने से रोकेगी, सिंपल सी रिलेटिव मोशन को रोकती है, ठीक है। सरफेस पे जा रहे हो, सरफेस पे किसी बॉडी को चला रहे हो तो फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती है कम होती रहती है, तो तुम्हें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में मालूम है, ठीक। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द इंटरनल मैशिंग ऑफ द सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में इंटरनल इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होता है ये फोर्स आती है, जितना इरेगुलरिटीज कम होगी मतलब जितना सरफेस स्मूथ होते हैं इरेगुलरिटीज कम होती हैं उतना क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स कम होती है, तुम्हें मालूम है रफ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होती है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम होती है, ठीक है। तो कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है किसी भी बॉडी के मूव करने से पहले लगती है, ठीक है। तुम फोर्स लगाए जा रहे हो, बॉडी मूव नहीं कर रही, डेट मीन्स सरफेस क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। भारी बॉडी है, मान लिया इस पर फ्रिक्शन अगर हम हल्का सा फोर्स लगा रहे हैं नहीं हिल रही, क्यों नहीं हिल रही, क्योंकि सरफेस फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन की तरफ उल्टा, ठीक है। तो जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगती है वो क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। तुम जितना फोर्स लगाए जा रहे हो वो उतना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स लगाई जा रही, एक टाइम आएगा फ्रिक्शन फोर्स उसकी कम हो जाएगी, हमारी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी मूव कर जाएगी, ठीक है। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद अनदर सरफेस। ये क्या करता है एट रेस्ट, ये क्या करता है बॉडी को मूव करने से क्या करता है रोकता है, ठीक है, बॉडी को मूव करने से रोकती है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। जब बॉडी क्या हो रेस्ट पर हो और तुम्हें फोर्स लगा रहे हो अप्लाइड फोर्स कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है उसको रोकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी, इसको एफ से करते हैं डेनोट, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तब लगती है जब बॉडी क्या हो रेस्ट पर हो और तुम मोशन कर, तो उस समय क्या होता है जितना फोर्स लगाया जा रहा हो फ्रिक्शन फोर्स उसके बराबर होती जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट है, उसके बाद क्या होगा जब तुम्हारी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो वो मूव करने लगेगी, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे डिपेंड करती है और वेट पे डिपेंड करती है कि तुमने कितना वेट रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है जब बॉडी मूव नहीं कर रही होती रेस्ट पर, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मूव करने लगती है तब भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही होती है ना। जब बॉडी मूव कर रही होती है तब भी उस पर फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा नहीं होती फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गई, तो जब बॉडी मूव कर रही होती है तब भी उस पर फ्रिक्शन लगती है, लेकिन ये क्या करती है बॉडी को स्लो डाउन करने का काम करती है। तुम्हें मालूम है एक चलती हुई बॉडी को जमीन पर छोड़ दो धीरे थोड़े टाइम बाद वो रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, क्योंकि वो चलती हुई बॉडी पे क्या होता है फोर्स लगती है फ्रिक्शन, जिसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, वो भी कैसी होती है अपोजिट लगती है। जैसे बॉडी मूव करते हुए जा रही है इस तरफ, ठीक है, तो इसकी तरफ एक फोर्स लगेगी, कैसी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, वो अच्छी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन द बॉडी डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट के अपोजिट। इट अकर्स व्हेन 2 और मोर सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं और एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तब ये फ्रिक्शन फोर्स लगती है। जैसे ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल पे ऐसे रन मतलब करते हो तो क्या होता है वो अब उसमें दोनों सरफेस मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, एक सरफेस भी मूव कर रहा है हम भी मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हम वहीं पर रहते हैं, ठीक है, हम क्या होते हैं वहीं पर रहते हैं, क्योंकि नीचे हम क्या कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से क्या कर रहे हैं उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो पीछे जा रहा है, ठीक, और वो हम आगे जा रहे हैं, तो वो क्या होता है रिलेटिव जो मोशन है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं
फ्रिक्शन फोर्स तब लगती है जब बॉडी क्या मूवमेंट में हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? दो एक टाइम आता है ना कि भाई हमने क्या कहा, स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगती रहेगी जब तक फोर्स बॉडी मूव नहीं करे, बॉडी को मूव, तो एक टाइम आएगा ना जहाँ पे क्या होगा, बॉडी मूव करने लगेगी। फ्रिक्शन की एक लिमिट है, ठीक है, फ्रिक्शन की एक लिमिट है, फ्रिक्शन की एक लिमिट है, उसके बाद क्या है, तुम ज़्यादा उससे हल्का सा फोर्स ज़्यादा लगाओगे बॉडी मूव करने लगेगी, मतलब फ्रिक्शन की एक लिमिट है, उसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट व्हेन दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, बॉडी मूव करने वाली हो, जस्ट तुमने हल्का सा इससे, जैसे मान लिया किसी की फ्रिक्शनल फोर्स इतनी आ गई, कुछ मान लिया 8 न्यूटन आ गई, तुम्हें मालूम है 8 न्यूटन से हल्का सा ज़्यादा लगेगी फोर्स, ठीक है, तो वो बॉडी मूव करने लगेगी, तो डेट मीन्स इसकी लिमिट कितनी है फ्रिक्शन फोर्स की, इतनी, इसी को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, FL भी कहते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं, FS मैक्स, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की यही लिमिट है, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, हम FS मैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, जब बॉडी अबाउट टू मूव, दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट कैन एग्जिस्ट एट द कॉन्ट्रैक्शन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो एग्जिस्ट कर सकती है। वी कैलकुलेट इट्स वैल्यू यूजिंग द फॉलोइंग लॉज, ठीक है, इसके लॉज ऑफ फ्रिक्शन को फॉलो करके करते हैं। क्या कहता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन की, जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, या फिर FX मैक्स भी कहते हैं, ठीक है, जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तुम्हारे नॉर्मल फोर्स, मतलब रिएक्शन फोर्स के, हम रिएक्शन फोर्स लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लिखा, ठीक है, वो क्या होती है, रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्शन फोर्स किसके डिपेंड करती है, वेट पे, जितना वेट लगेगा उतना रिएक्शन फोर्स लगती है, तो रिएक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वेट पे। तो वही कह रहा है कि जो रिएक्शन फोर्स, सॉरी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्शन फोर्स के, जितना ज़्यादा रिएक्शन फोर्स होगा, जितना ज़्यादा वेट होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, तुम्हें मालूम है, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उतना तुम्हें मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तुम्हें मालूम है ये सब चीज़ें, वेट कम होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यू एस R कह लो चाहे N कह लो, ठीक है, म्यू एस आता है जिसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे, अलग अलग सरफेस के लिए अलग होता है, स्मूथ सरफेस के लिए कम होता है, रफ सरफेस के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। म्यू एस इज अ कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उनके नेचर पे डिपेंड करता है, एंड इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टिपिकल वैल्यूज ऑफ म्यू रेंजेस फॉर, जो म्यू की रेंज होती है वो यहाँ से यहाँ तक होती है ज़्यादातर। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में, डिपेंड नहीं करता कितना एरिया कॉन्टैक्ट में, उस पर फोर्स डिपेंड नहीं करती। मान लिया कि अगर तुमने एक कोई ब्लॉक लिया है, उस ब्लॉक को तुमने ऐसे रखा है चाहे ऐसे रखा है, ठीक है, मतलब ऐसे लेटा के रखा है, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स सेम होगी, समझे, ये कहने का मतलब है। उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वही चीज़ है, म्यू बराबर क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन F/R, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अपॉन R, बस, ठीक है, यही हमारा है। एक ग्राफ होता है, ग्राफ क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसके बीच का, मान लो ये है फोर्स अप्लाइड और ये है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एक क्या होता है, ये ग्राफ है, देखो यहाँ तक इसका मतलब है ये जो फोर्स लगी है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही, फोर्स अप्लाइड बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जा रही, ये होती है क्या, स्टैटिक, यहाँ तक होता है, ये जो है, ये जो चल रही है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये जो लिमिट आ गई, इसके बाद क्या है, बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद क्या है, जब बॉडी मूव करने लगती है तो जो कांस्टेंट फोर्स लगती है, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, हमेशा वही लगता रहता है, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होता रहता है, समझते हैं, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फिक्स होता है, क्लियर है, तो ये चीज़ है। अब आगे चले, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ F
and the normal reaction makes with the direction of the normal reaction if the theta is the angle of friction. क्या होता है कि जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, इस पे वेट लग रही है mg और ये लग रहा नॉर्मल रिएक्शन. हमने क्या कहा था, वेट हमेशा नीचे की तरफ सेंटर की तरफ लगेगा, जो लग रहा है mg, और रिएक्शन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, जो ये रिएक्शन फोर्स जिसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं वो ऊपर लगेगी. ठीक है, अब एक मिनट है, तो अब क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है इज द विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट मीन्स देखो मान लो ये अगर बॉडी क्या है नीचे मूव करेगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, लगेगा है ना, ये लगेगा, समझ आए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, यहाँ ऐसे लगेगा मतलब, और रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर. तो तुम्हें मालूम है बॉडी कोई भी मूव करेगी, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लगेगा, मतलब मान लो बॉडी इधर मूव कर रही है, ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लगेगा और रिएक्शन फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगेगी. तो इसके भी क्या कहता है, इनका कहीं रिजल्टेंट होगा, ये एफ नेट होगा, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा. तुम्हें मालूम है दो फोर्सेज लग रही ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे, तो रिजल्टेंट कहीं ये आएगा. तो वही कह रहा है कि जो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द रिजल्ट एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो जो एंगल बनाता है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, जो रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बनाता है एंगल किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, याद रखना, हमें फॉर्मूला याद रखना है, tan थीटा बराबर होता है आर बाय, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ, आर बाय एफ. एक मिनट रुकना, ये हमारा एफ है, इधर ये आ रहा, ठीक है, ये थीटा है, हाँ, ये आर हो गया, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन एफ. क्लियर है, ठीक, आर अपॉन एफ. म्यू इंटू एल, एक मिनट, सॉरी विद द डायरेक्शन, हमने कुछ गलत बोल दी. जो बनाता है एंगल, ये रिलेट क्या था, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स, ठीक है, और ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इसका जो रिजल्टेंट है वो रिएक्शन फोर्स से जितना एंगल बनाता है वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, गलत बोल दिया. जो रिजल्टेंट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बनाता है, ठीक है, वो होता है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो ये होता है tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर हो जाता है एफ एल बाय एन, ठीक है. और एफ एल का फॉर्मूला पढ़ा हमने, होता है म्यू एस एन, म्यू एस इंटू आर, या फिर म्यू एस एन कह सकते हो. एन बराबर होता है एम जी, एन से एन चला गया, कितना आ गया, म्यू एस. ठीक है, तो मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के. समझे, ठीक. अब उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन with the horizontal at which a body placed over it just begins to slide without any acceleration. दो क्या होता है, तुम्हें मालूम है किसी बॉडी को स्लाइड पे ऐसे रखोगे तो हो सकता है पहले बॉडी यहाँ रखी है, स्लाइड नहीं हो रही है, और एंगल बढ़ाया, स्लाइड नहीं हो रही, लेकिन इतना हल्का सा एंगल और बढ़ा दिया, वो स्लाइड होने लगी. तो जिस एंगल पे आके वो स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ रिपोज. समझ आए, ये होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज. क्लियर है, ठीक. तो यही चीज़ है, सिंपल सी, ठीक. और ये किसके बराबर होता है, इसको भी क्या होता है, ये भी सेम होता है, tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, म्यू एस के बराबर होता है, डिपेंड सेम होता है. ये भी सेम होता है. एंगल ऑफ, इससे क्या पता चला, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम होते हैं. एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, सेम होता है. ठीक है, जितना एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा. सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हमने बताया था कि कब कोई बॉडी क्या होती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उस पर दो तरह, एक फोर्स लग, सर्कुलर पाथ में तभी मूव करेगी जब क्या होगा, सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रही होगी.
जब सेंटर की तरफ कुछ फोर्स लग रही होती है जिसे क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, एफ सी बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक, एम वी स्क्वायर बाय आर, हमें फॉर्मूला याद रखना है केवल सेंट्रीपिटल फोर्स का, एम वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी क्या है वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, और आर क्या है रेडियस, ये, ठीक, क्लियर है, हाँ। तो हमें केवल फॉर्मूला है तो बॉडी को यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन में सर्कुलर में यूनिफॉर्म मोशन से मूव कराने के लिए सेंटर की तरफ एक मोशन फोर्स चाहिए होती है जिसे क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। चले मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल क्या, हमें केवल इसको फॉर्मूला याद रखना है कि दो होता क्या है जब कोई बॉडी जब कार टर्न ले रही होती है ना, कार क्या रही होती है टर्न ले रही होती है कि कहाँ पे किसी मोड़ पे क्या है टर्न ले रही है, तो उसके स्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है स्लाइड होने के चांसेस, क्योंकि जब क्या होता है देखो हमने बताया कि बॉडी जब मूव कर रही होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है और साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर क्या होती है, वो बाहर की तरफ एक फोर्स होती है जो बाहर की तरफ लगती है, कैसे लगती है बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल के अपोजिट। तुम्हें मालूम है अगर मैं बॉडी को ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे छोड़ दूँ तो तुरंत बाहर चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, क्योंकि सेंटर की तरफ भी बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगती। झूला होता है गोल गोल घूमने वाला ऐसे, ठीक है, जब वो चल नहीं रहा होता है तो ऐसे रहता है, जब घूमने लगता है तो ऐसे आ जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ बॉडी घूमती है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। वही है जब कार टर्न ले रही होगी तो उसके स्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि कार पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसको रोकने के लिए का काम कौन करता है, फ्रिक्शन फोर्स करती है। टायर और इसके बीच में क्या लगती है, फ्रिक्शन फोर्स लगती है सेंटर की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमें वो नहीं जानना, हमें जानना है कि अगर किसी सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है तो हम कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टर्न ले सकते हैं, कि इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जाए तो भैया स्लिप नहीं होगी, इससे ज़्यादा जाएंगे तो फिर स्लिप हो जाएगी, गाड़ी स्लाइड कर जाएगी। तो वो होता है लेवल रोड पे। लेवल रोड पे करने के लिए क्या होता है, वी मैक्स बराबर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर रूट म्यू एस आर जी, आर इंटू जी। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स क्या है, ये जो लगाएगी नॉर्मल फोर्स जिसको कहेंगे, ठीक है, एम जी के बराबर लेवल रोड पे, है ना, क्लियर है। तो मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी के साथ जा सकते हो अंडर रूट म्यू एस आर जी। चले आगे, बस लास्ट है हमारा टॉपिक आज। तो हमारा ये हो गया मोशन ऑफ अ कार ऑफ अ बैंक्ड रोड। देखो होता क्या है, कार को स्लिप करने से बचाने के लिए होता क्या है, जो हाईवेज वगैरह होते हैं उसमें जब टर्न आता है तो एक तरफ से क्या होता है, रोड का साइड क्या होती है वो इंक्लाइन कर दी जाती है, हल्की सी ऐसे कर दी जाती है, रोड ऐसे नहीं ऐसे होती है जब टर्न आता है, ठीक है। मेन जो रोडेज होती है ज़्यादातर वो क्या जाती है, स्लाइड ना हो इस वजह से, मतलब क्या होता है बेसिकली क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कार रोक रही थी स्लाइड होने से, तो अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा तो टायर वायर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, हम लोग स्लाइड मतलब उसको क्या कर देते हैं, रोड को थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं। तो कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, वो कहता है इतना इंक्लिनेशन होना चाहिए, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी। कि अगर हमें क्या है इतना मतलब इतनी वेलोसिटी के साथ जाना है तो कम से कम इतना इंक्लिनेशन होना चाहिए, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है, या v शुड बी लेस देन अंडर रूट आर जी बाय tan थीटा, मतलब मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हो सकती है अगर थीटा एंगल पे, ठीक है, आर जी tan थीटा। क्लियर, हाँ। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है, ये तब के लिए जब फ्रिक्शन ज़ीरो है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन है तो कितनी होगी, ये फॉर्मूला है हमारा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेफ वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी के साथ जाओगे तो सेफ रहोगे भाई, सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक। चले फिर, तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, तैयारी करते रहिए, चलते रहिए, और फिर मैं चलता हूँ। दिस इज़ लोकेश लालवानी एंड साइनिंग ऑफ टुडे, ठीक। अच्छा टाटा बाय बाय, मैं चलता हूँ फिर, ख़त्म।